Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills once again. So in this video, we are going to discuss the rest of the topics of our second unit, which is listening and speaking skills. इससे पहले भी हम 4 सेशंस में अपनी वीडियोस अपने कंटेंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन चारों में से कोई भी वीडियोस नहीं देखी हैं, मेक श्योर कि यू वॉच ऑल ऑफ देम सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और यू कैन से द फंडामेंटल्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, जिससे आगे की हम आज डिस्कस करने वाले हैं. One more important thing, if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel, you like it, you hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications of all the videos which I am posting consistently over our channel. So make sure that you also share the videos with your colleagues, with your friends, so that they can also be benefited. If you hit the bell icon, you will be getting all the notifications, because if I'm not posting the videos only related to your curriculum or the syllabus. I keep on posting the videos related to your personality development, your communication skills, your vocabulary development, your spoken English, and a lot of good topics which are very, very interesting and which can establish you as a very good communicator or spoken English expert. So make sure that you hit the bell icon so that you can keep on getting all the links or all the notifications. So now let's move further without wasting much of our time. Let's move further and start discussing our today's topic. Okay. So our today's topic is traits of a good listener. एक good listener होने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ये हमारा BS 105-205 सिलेबस है और ये हमारा लेक्चर 5 है. इससे पहले हम 4 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, 4 लेसन हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, द टॉपिक इज ट्रेट्स ऑफ अ गुड लिसनर. इसके अलावा भी सारे टॉपिक्स जो है हम लाइन से डिस्कस करने वाले हैं. और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी गेटिंग every single day, you will be getting the videos at 6 p.m. अभी तक हम 5:30 पे डालते थे, but now you will be getting the videos at 6 p.m. every single day. Okay, so stay tuned. Let us go ahead and let's start discussing about the qualities or traits of a good listener. तो एक गुड लिसनर इज ऑलवेज, एक गुड लिसनर में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं वो हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहली क्वालिटी होती है सेट्स एन इंटेंशन टू इंप्रूव. एक गुड लिसनर के अंदर हमेशा एक ऐसी इंटेंशन होती है कि वो अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है. जब कोई व्यक्ति की इंटेंशन अपने आप को इंप्रूव करने की होती है तो वो किसी ना किसी तरीके से चीजों को अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देता है. आपकी इंटेंशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. इंटेंशन ही नहीं है इंप्रूव करने की तो कोई इंप्रूव नहीं होगा. लेकिन अगर इंटेंशन है कि आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं, आप उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, nobody can stop you from doing that. So the very first quality, very first trait of a good listener is that a good listener is always setting intention to improve. Now, setting a clear goal to work on your listening skills can help you think more concretely about how, when and who you can practice with. यानी जब आप अपनी इंटेंशन क्लियर करते हैं और इंटेंशन अपनी बनाते हैं कि भाई मुझे एक अच्छा लिसनर बनना है, तो आप सामने वाले व्यक्ति पे खुद ब खुद कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, खुद ब खुद आप उस व्यक्ति को ध्यान से समझने की कोशिश करने लगते हैं. नंबर 2, प्रैक्टिसेस माइंडफुलनेस एंड फोकस. माइंडफुलनेस और फोकस का मतलब क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप एक बार में केवल एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें. बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई वो मल्टीटास्कर हैं, दैट्स अ गुड थिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग, बट अगेन व्हेनेवर यू आर डूइंग द मल्टीटास्किंग, यू आर रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस एंड द क्वालिटी ऑफ ईच टास्क. अगर आप एक बार में केवल एक काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कहीं ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हेन यू आर डूइंग द मल्टीटास्किंग. सो मेक श्योर दैट व्हेन यू रियली वांट टू बिकम अ गुड लिसनर, you are actually focusing on one thing at a time, and that is called the mindfulness. Number 2, focus. You should try to focus on it. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका ध्यान जो है वो एक साथ लगा रहे या फिर एक ही जगह पे बहुत देर तक लगा रहे. अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मेक श्योर कि आप उस ध्यान को वापस से उसी जगह पे लेकर आए, अगेन एंड अगेन, एंड ग्रेजुअली इट विल बिकम योर प्रैक्टिस and you will start concentrating in the minimum possible time. So if you really want to become a good listener, practice mindfulness and focus. Mindfulness helps you to become more present. If your attention is on something else, you can gently redirect your focus back to the person by noticing the changes in their voice, the words they use and the non-verbal expression. और अगर आप अपने ध्यान को एक्चुअल में उस व्यक्ति के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके non-verbal expressions पे ध्यान दीजिए, उसके words पे ध्यान दीजिए, उसके sentences पे ध्यान दीजिए, उसके expressions पे ध्यान दीजिए, facial expressions को देखिए. इन सब चीजों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपकी listening अपने आप से improve होनी शुरू हो जाएगी and you will become a good listener. So 2 things. Number 1, set an intention to improve. Number 2, practices mindfulness and focus.
What is the third quality? The third quality is stays curious. ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्यूरियस रहता हो. क्यूरियस मतलब आपके पास जेन्युइन क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके अंदर वास्तव में वो एक इच्छा होनी चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं. मैं अगर यहाँ पे इस समय आपसे गुड लिसनर के बारे में बात कर रहा हूं और आपके अंदर वो इंक्विसिटिवनेस ही नहीं है, वो क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि भाई अच्छा लिसनर कैसे बना जाए, तो जो मैं बोल रहा हूं दैट विल नेवर मेक सेंस टू यू. Okay, so make sure that whatever you are listening before that, or before whatever you are going for, or like if you're going to listen something, before that there should be some curiosity attached to it. तो क्यूरियोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अडॉप्टिंग अ क्यूरियस माइंडसेट अलाउज यू टू ट्रूली लिसन एंड अंडरस्टैंड. जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो आपका माइंड जो होता है ना, वो आपको अलाउ करता है कि आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझें. In doing so, you might notice that you automatically become even more curious and interested in what the person is saying. Okay? So, अगर आप क्यूरियस हैं तो आपका ध्यान खुद ब खुद इन चीजों की तरफ खींचता चला जाएगा जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है. जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है और आप क्यूरियस हैं तो आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. नंबर 4, स्टेज अवे फ्रॉम assumptions एंड जजमेंट्स. आपके दिमाग में पहले से कोई भी जजमेंट्स और assumptions नहीं होने चाहिए. ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम किसी को देखते हैं और हम पहले से assumption लगा लेते हैं, अरे यार इसकी तो शक्ल ही ठीक नहीं है, ये क्या अच्छा बोल पाएगा, ये तो कुछ ढंग से पहन के भी नहीं आया, इसका तो ड्रेसिंग सेंस ही इतना बेकार है, इसको क्या नॉलेज होगी. जब हम इस तरह की जजमेंट और assumptions लगा लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग उस व्यक्ति को अगर चाहे भी तो भी हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते. रीजन, क्योंकि हमने जो assumptions लगा लिए ना, वो पहले से ही हमारे माइंड को क्लाउड कर देता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को क्लाउड कर देता है कि भाई ये व्यक्ति तो पहले से हमने बता दिया ना कि वो कुछ जानता ही नहीं. जब वो कुछ जानता ही नहीं तो हमारा दिमाग पहले बोलेगा फिर उसको सुनना क्यों है. आप अगर सुनने की कोशिश भी करेंगे तो आप उसको नहीं सुन पाएंगे. तो जजमेंट और assumptions नहीं होने चाहिए. So when you judge and assume things, you essentially close the door to new information, which means you are less likely to pay attention and listen. यानी आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उस चीज के ऊपर, ध्यान लगेगा ही नहीं. Letting go of judgment and assumptions will also help you become more curious. तो जब आप judgment और assumptions को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं कि भाई मैं कोई judgment नहीं लगाऊंगा, पहले इसको सुन लेते हैं, हो सकता है कि इसके पास कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो. हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ देने के लिए, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ आपसे ज्यादा जरूर होता है. अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं और अच्छे लर्नर हैं तो आप हर व्यक्ति से सीख सकते हैं. तो मेक श्योर कि यू रियली बिकम अ गुड लिसनर बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम assumptions and judgments. Now, number 5 is ask open-ended question. When you ask open-ended question, what are open-ended questions by the way? Open-ended questions वो questions होते हैं जिनका दो तरह के questions होते हैं. पहले होते हैं close-ended, जिनका आंसर yes और no में दिया जा सकता है. मैंने आपसे पूछा क्या आपका नाम रोहन है, आपने बोला no, so this is a close-ended question. आप yes या no में आंसर देके आप वहां से जा सकते हैं. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको जवाब देना पड़ेगा, जिनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन. जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप इसमें यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा सब्जेक्टिवली. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं. अगर आप एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप स्पीकर से पूछेंगे, राइट? क्योंकि अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो स्पीकर यस और नो में आंसर देके चलता बनेगा, है ना? और उस सिचुएशन में आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे. समझ के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? Asking relevant open-ended questions shows that you are listening and responding in a thoughtful way. If you are not sure what to ask, you can try to think of who, what, when, where and how questions. Open-ended questions generally who, what, when, where और how से शुरू होते हैं. तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो इनसे स्टार्ट होने वाला कोई भी relevant क्वेश्चन जिसमें आप genuinely इंटरेस्टेड हो, आप वो पूछ सकते हैं. नंबर 6, uses non-verbal gestures. ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छा लिसनर है वो हमेशा नॉन वर्बल जेस्चर्स को भी यूज करता है. नॉन वर्बल जेस्चर्स केवल स्पीकर के लिए नहीं होते, वो वो ऑडियंस के लिए भी होते हैं, वो एक अच्छे लिसनर के लिए भी होते हैं. सो नॉन वर्बल जेस्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं? Using non-verbal cues such as making an eye contact and occasionally nodding your head can communicate that you are listening and paying attention. So दो important चीज, नंबर 1, एक तो आपका आई कॉन्टेक्ट अच्छे से मेंटेन होना चाहिए स्पीकर के साथ, एंड नंबर 2, you should try to nod whenever you are nodding occasionally. At that time it happens or like it appears as if you are really listening to the person. और वो जो व्यक्ति है जब आप नोड करेंगे और आई कॉन्टेक्ट बनाएंगे आप देखेंगे कि वो बार बार आपकी तरफ देख रहा है, because that person is getting attracted towards you because you are being a good listener. एक गुड लिसनर को स्पीकर बहुत पसंद करता है. हर स्पीकर एक अच्छे लिसनर को बहुत पसंद करता है और उसका अटेंशन पूरी तरीके से उन्हीं लोगों पे होता है जो उसको बहुत ध्यान से सुन रहा होता है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन वर्बल जेस्चर्स वहां पे
शो करें। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजेस एंड वैलिडेट्स स्पीकर पॉइंट। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है और वैलिडेट करने का मतलब क्या है? वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? वैलिडेट करने के लिए आप नॉड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप नॉड करते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को वैलिडेट करते हैं कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एंड समटाइम्स यू कैन स्माइल अ लिटिल बिट, स्माइल करने से भी आप उसको वैलिडेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, बट स्माइल सरकास्टिक नहीं होनी चाहिए, स्माइल बहुत ही जेंटल और जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, सो वाइल गिविंग समवन योर अनडिवाइडेड अटेंशन, जब आप अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं व्यक्ति के साथ, तब भी आप उसे वैलिडेट करते हैं या फिर आप उसे एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, कैन बी वैलिडेटिंग इन एंड ऑफ इटसेल्फ, बीइंग एबल टू एक्नॉलेज हाउ समवन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल गिवन देयर हिस्ट्री और करंट सर्कमस्टेंसेस कैन बी क्वाइट मीनिंगफुल। और ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन है, ये स्पीकर को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे सकता है, एंड ऑल्सो यू कैन एस्टेब्लिश अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद द स्पीकर in terms of you can say understanding. Okay, and number 8 is puts away distractions. आपके बहुत सारे distractions हो सकते हैं, राइट? मोबाइल फोन हमारा सबसे बड़ा distraction होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बराबर वाला व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, बट यू शुड बी फोकस्ड। यू शुड टेल हिम कि भाई पहले सामने वाले व्यक्ति को सुन लो, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हर डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ओनली देन you become a very good listener. This can be difficult since we are constantly surrounded by distractions. हम हमेशा distraction से घिरे होते हैं, तो ये distraction को put away करना is sometimes very very difficult, but again you will have to practice it. However, little gestures such as putting your phone face down so you can't see messages or notifications come through or turning away from your computer screen can help you become more focused and attentive. जब कोई आपसे बात कर रहा है उस situation में don't look in your computer, look into the eyes of the person. Also, whenever you are communicating with somebody or you're speaking to somebody or you're having a discussion with somebody, do not use your phone, do not look into your phone. तो फोन को एज अ डिस्ट्रैक्शन आपको हमेशा दूर रखना चाहिए, और इसके अलावा भी जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके होते हैं उनसे आप जितना हो सकता है बचने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हैं, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एन एक्टिव लिसनर। नाउ हियर कम्स द बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। जब आप एक एक्टिव लिसनर बनने की कोशिश करते हैं तो देयर आर सर्टेन बैरियर्स व्हिच यू कैन ओवरकम। सो व्हाट आर दोस बैरियर्स? You need to understand them properly so that you can actually overcome them, or you can actually put them away in order to become a good listener. So सबसे पहला हमारा जो मेजर बैरियर होता है वो हमारा होता है एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल बैरियर बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल बैरियर्स आर brought about बाय स्पीकर्स एनवायरमेंट, स्पीकर के एनवायरमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन फोन पे बात करने के साथ आप देख रहे हैं कि उसकी तरफ से बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। वो जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है वो बेसिकली एनवायरमेंटल नॉइज या एनवायरमेंटल बैरियर है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सम एग्जांपल्स इंक्लूड नॉइजेस, स्मेल्स, बैड सेल रिसेप्शन। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस बैड सेल रिसेप्शन, तो इसको भी यहां से हटाइए, राइट? सो नॉइजेस, स्मेल्स एंड एनी अदर फैक्टर्स दैट मेक इट डिफिकल्ट टू हियर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सो ऐसा कोई भी चीज जो आपके लिसनिंग प्रोसेस को हैम्पर करने की कोशिश करता हो और वो एनवायरमेंट से आता हो, तो वो आपका एनवायरमेंटल बैरियर, एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है। Sometimes it is due to the language of the speaker which speaker use, such as high sounding and bombastic words that can lead to ambiguity. So for example, अगर आपने शशि थरूर को सुना है, तो शशि थरूर अगर किसी बहुत ही एजुकेटेड सोसाइटी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन अगर वो किसी रूरल विलेज में जाके इंग्लिश में बात करेंगे तो उनकी आधी से ज्यादा चीजें तो समझ में ही नहीं आएंगी, बिकॉज उनकी वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट होती है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह के वर्ड या इस तरह की वोकैबुलरी यूज करने की कोशिश करता है जो समझ में ही ना आए, तो वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर की तरह काम करता है। हालांकि इसको लिंग्विस्टिक बैरियर बोलते हैं, बट अगेन दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ अ एनवायरमेंटल बैरियर ओनली। Other barriers include distractions, trigger words, vocabulary and limited attention span. Limited attention span मतलब जब आप बहुत ज्यादा देर तक किसी चीज पे concentrate ना कर पाएं, that can also be the barrier. Trigger words can be the barrier, which can be the red flags, and apart from that, distractions in the vocabulary, the high standard or advanced vocabulary can definitely pose you can say distraction or hampering the listening process. Environmental barriers likely cannot be eliminated, but they can be managed. Environmental barriers को आप 100% रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब जो आपकी फिजियोलॉजी या फिर आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर दोज दैट आर ब्रॉट अबाउट बाय द लिसनर्स बॉडी। लिसनर की बॉडी में अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर की कैटेगरी में आता है। दे कैन बी टेम्परेरी हेडेक, ईयरएक, हंगर,
fatigue or permanent hearing loss or deficiencies. अगर आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप you are feeling the pressure inside, or you really want to go for a loo, so in that situation, in any of this situation, you will feel uncomfortable and you would not be able to concentrate on what the other person is speaking. So at that time, whenever you are listening, or if you really want to become a good listener, always be completely free from all these distractions and all these sort of barriers in order to listen properly. Another physiological boundary is the difference between the slow rate of most speech and the brain's ability to process the information. कुछ लोग जो होते हैं वो या तो बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं या फिर बहुत ज्यादा मंदा बोलते हैं. अब मंदा और तेज का मतलब ये नहीं कि तेज आवाज, तेज मतलब स्पीड बहुत ज्यादा रैपिड होती है, इतना स्पीड से बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्तियों को समझ में नहीं आता. कुछ लोग इतना धीरे बोलते हैं या इतना इतना स्लो स्पीड से बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर ही कहलाता है ये. टिपिकली आवर ब्रेन कैन प्रोसेस अबाउट 500 वर्ड्स पर मिनट. हमारा ब्रेन 500 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से प्रोसेस कर सकता है. द एवरेज रेट ऑफ स्पीकर्स इज 125 वर्ड्स पर मिनट. दिस डिफरेंस मेक इट इजी द माइंड टू वेंडर. अगर जो व्यक्ति है वो 125 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, हम जनरली 125 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोलते हैं और 500 वर्ड्स पर मिनट हमारा दिमाग समझ सकता है. अब इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही स्पीकर बोलेगा उसके बहुत छोटे सी फ्रैक्शन में हम समझ जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा दिमाग जो होगा वो खाली होगा इधर उधर घूमने के लिए. इसीलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं. तो हमें स्पीड को वेरी करना होता है, यानी जो स्पीकर होता है उसकी स्पीड में वेरिएशन होना चाहिए, जिससे कि जो ऑडियंस है वो ध्यान से उन चीजों को समझ पाए. राइट. तो कभी कभी जो रेट ऑफ स्पीच होता है उसकी वजह से भी आपका ये डिस्ट्रैक्शन या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं. नेक्स्ट बैरियर इज ओके, सो दिस इज बेसिकली साइकोलॉजिकल बैरियर. यहाँ पे ये हेडिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है. दिस इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल बैरियर्स. राइट. सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं. तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स इंटरफेयर विद वंस विलिंगनेस एंड मेंटल कैपेसिटी फॉर लिसनिंग. जब आपकी मेंटल कैपेसिटी या फिर आपकी जो इच्छा होती है उसके विरुद्ध आप सुनने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपका वो बैरियर का काम करता है. Pre-existing biases can lead to the listening someone else's argument for its weaknesses, ignoring its strength. जब आप किसी व्यक्ति, क्योंकि हमने बोला था एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे लिसनर के लिए आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप पहले से प्री जजमेंट या प्री असेसमेंट लगा के ना बैठे, प्री अजम्पशन लगा के ना बैठे. लेकिन अगर आप प्री जजमेंट या प्री अजम्पशन लगा के बैठे हुए हैं तो वो आपके साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करेगा, क्योंकि आप चाह के भी उस व्यक्ति की अच्छी बातों को नहीं समझ पाएंगे या उस व्यक्ति की स्पीच की अच्छी बातों को नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज यू आर ओनली फोकस्ड ऑन द नेगेटिव्स ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. दिस कैन लीड टू अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन पॉलिटिकल डिबेट और बाय जर्नलिस्ट टू प्रोवोक द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम एन इंटरव्यूइज व्हिच इज नोन एज एम्बिशिंग. तो ये हालांकि क्वालिटी भी साबित हो सकता है, ये जो आपका बायसिंग है ये क्वालिटी भी साबित हो सकता है जब आप किसी पॉलिटिकल डिबेट में है, बट अगेन लिसनिंग के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता. इंडिविजुअल्स इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफन ब्लाइंडली कॉन्ट्रोडिक्ट ईच अदर. जब आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए पसंद नहीं करते, अब चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर रहा हो, आप उसको समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे. राइट. और जब आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब कोशिश ही नहीं होगी, इंटेंशन ही नहीं होगी, तो लिसनिंग कहां से होगी? तो आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन पाएंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उस व्यक्ति के साथ आपका लिसनिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी. On the other hand, if one finds that the other party understands, an atmosphere of cooperation can be created. अगर स्पीकर को ये पता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बन जाता है और उस वजह से एक बहुत अच्छा लिसनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां पे कोई बैरियर नहीं होता. ठीक है. तो 3 बैरियर आपने देखे, कौन कौन से? physiological, psychological and environmental. So this is all, my dear students. This was all about the today's topic. I hope you understood each and every concept. अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी चीज जिसमें आपको डाउट हो, मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझे उस चीज से अवेयर कराएं. I'll definitely try to just change the things, or I'll definitely try to simplify things a little bit more. One other important thing, if you have not subscribed the channel yet, make sure that you subscribe the channel and you hit the bell icon so that you can keep on getting all the notification. Bell का icon थोड़ा सा अजीब बना है, drawing मेरी अच्छी नहीं है, I'm really sorry, but again if you hit the bell icon, then of course you will be keep on getting all the notifications related to all the videos. Okay, so thank you so much, my dear students. Please comment, please subscribe, and please share the video with all your colleagues. And
Make sure to connect with me whenever having any doubt. Thank you so much for attending this session and reaching at this point. See you in the next session once again. Have a good day ahead.